जो मुख्य स्रोत है वो है उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 और इसके पूरे स्वरूप को बदल देने वाला 2020 का संशोधन अध्यादेश। हाँ, अक्सर लोग इसे बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। हाँ, लेकिन जब प्रीलिम्स में कथन और कारण वाले सवाल आते हैं ना, तो वहां पर बुनियादी कानूनी तत्वों की समझ ही काम आती है। तो हमारा आज का मिशन यही है कि एक लेक्चर के फॉर्मेट में, लेकिन बहुत ही दिलचस्प तरीके से, हम इस कानून के हर अहम सेक्शन को समझें। बिल्कुल। तो किसी भी दंडात्मक कानून को समझने की पहली सीढ़ी उसकी शब्दावली होती है। प्रारंभिक परीक्षा के जो सबसे उलझाने वाले सवाल होते हैं वो अक्सर परिभाषाओं से ही बनते हैं। तो हम सेक्शन 2 से शुरुआत करते हैं। तो सेक्शन 2 में जो बीफ की परिभाषा दी गई है वो मुझे काफी दिलचस्प लगी। मतलब ये सिर्फ मांस के बारे में नहीं है। देखिए, कानूनी शब्दावली में हर शब्द का ना एक बिल्कुल तय दायरा होता है। सेक्शन 2A के तहत बीफ की परिभाषा में गाय और ऐसे सांड या बैल का मांस शामिल है जिनके वध पर इस एक्ट के तहत पूरी रोक है। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत ही टेक्निकल पेच भी तो है। मैंने पढ़ा था कि इसमें एक स्पष्ट अपवाद है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसमें लिखा है कि यदि मांस सीलबंद डिब्बों में है, मतलब पैक्ड कंटेनर्स में है, और उसे यूपी की सीमाओं के भीतर उसी सीलबंद रूप में बाहर से आयात किया गया है, तो उसे कानूनी तौर पर बीफ नहीं माना जाएगा। अरे वाह, मतलब अगर इसे संवैधानिक नजरिए से देखा जाए तो ये सिर्फ मांस की बात नहीं रह गई, ये पूरी तरह से जुरिस्डिक्शन और इंटरस्टेट कॉमर्स का मामला बन जाता है। जी हाँ, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट राज्य के बाहर कानूनी तौर पर पैक हुआ है और सिर्फ पारगमन या आयात के लिए राज्य से गुजर रहा है, तो राज्य का कानून उस पर अपना पूर्ण प्रतिबंध नहीं थोप सकता। ये राष्ट्रीय व्यापार नियमों के साथ सामंजस्य बिठाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। सही बात है। अच्छा, गाय और उसके वध की परिभाषा में क्या जटिलताएं हैं? सेक्शन 2B में गाय को कैसे परिभाषित किया गया है? सेक्शन 2B गाय शब्द को बहुत व्यापक अर्थ देता है। मतलब इसमें केवल वयस्क गाय ही नहीं है, बल्कि बछिया और बछड़े को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। तो उम्र या लिंग के आधार पर आप कोई बचाव नहीं ले सकते। और वध या स्लॉटर की जो परिभाषा है सेक्शन 2D में, वो भी तो सिर्फ जान से मारने तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। वध की इस कानूनी परिभाषा में अपंग करना यानी मेमिंग और ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाना भी शामिल है जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य परिस्थितियों में उस जानवर की मौत हो सकती है। इसका तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि विधायिका सिर्फ हत्या को ही अपराध नहीं मान रही है, बल्कि उस क्रूरता को भी हत्या के बराबर मान रही है। मतलब ये इरादे को परिभाषित करने का तरीका है। एकदम सही। अगर कोई व्यक्ति जानवर को अपंग कर देता है ताकि वो भूख प्यास से मर जाए, तो वो ये तकनीकी बचाव नहीं ले सकता कि मैंने तो वध नहीं किया है। मैंने नोट्स में अनुत्पादक गाय यानी अनइकोनॉमिक काउ की भी एक विशिष्ट परिभाषा देखी है। वो क्या है? वो सेक्शन 2F में है। एक ऐसी गाय जो आवारा, बेसहारा, बीमार, विकलांग या बांझ हो चुकी है, उसे इस कैटेगरी में रखा जाता है। परीक्षा के नजरिए से ये बहुत अहम है क्योंकि आगे सेक्शन 7 में जो गौशालाओं का जिक्र आता है वो इसी परिभाषा पर टिका है। अच्छा, तो शब्दावली क्लियर होने के बाद अब इस कानून के सबसे मेन पिलर पर आते हैं, सेक्शन 3। ये गोवध पर सीधे बैन लगाता है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए इसके जो कानूनी तत्व या इंग्रेडिएंट्स हैं वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सेक्शन 3 ना एक बहुत ही सख्त और गैर समझौतावादी प्रावधान है। ये साफ कहता है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर गाय के वध पर पूर्ण प्रतिबंध है। गाय के मामले में कोई अपवाद नहीं है। लेकिन सांड या बैल के मामले में तो एक छोटी सी खिड़की खुली है ना? हाँ, सांड या बैल का वध केवल तभी किया जा सकता है जब उस क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी ने लिखित में एक प्रमाण पत्र जारी किया हो कि वो पशु वध के लिए उपयुक्त है। इसे अगर मैं एक आम उदाहरण से समझाऊं तो जैसे कमर्शियल गाड़ियों को सड़क पर चलने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, लेकिन सेक्शन 3 के तहत जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है वो असल में एक अनफिटनेस सर्टिफिकेट है। क्या बात है! ये अनफिटनेस वाला नजरिया इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो सेक्शन 3 की उपधारा 3 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी मनमाने ढंग से ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, उसे लिखित में कारण देने होते हैं। और वो कारण क्या हो सकते हैं? मतलब शर्तें क्या हैं? 2 शर्तें हैं जिनमें से कम एक का पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त पूरी तरह से उम्र पर आधारित है, मतलब जानवर की उम्र 15 वर्ष से ज्यादा हो चुकी हो। और दूसरी शर्त उपयोगिता की है। सांड के मामले में वो प्रजनन के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त हो गया हो, और बैल के मामले में वो कृषि कार्यों या बोझा ढोने के लिए परमानेंटली अनफिट हो चुका हो। यही वरना एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल और लीगल चुनौती आती है। मैंने पढ़ा था कि कानून में एक परंतुक है कि ये अनफिटनेस जानबूझकर पैदा नहीं की गई होनी चाहिए। हाँ, डिलिबरेटली अनफिट नहीं होना चाहिए। तो एक अधिकारी के लिए ये साबित करना कितना मुश्किल है कि जानवर प्राकृतिक रूप से बूढ़ा हुआ है या उसे जानबूझकर भूखा रखा गया है ताकि ये सर्टिफिकेट मिल सके। देखिए, ये प्रशासनिक विवेक का सबसे जटिल हिस्सा है। इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिकारी पर यह जिम्मेदारी है कि वो जानवर की मेडिकल हिस्ट्री चेक करे। अगर जरा भी शक होता है कि क्रूरता हुई है तो वो सर्टिफिकेट देने से मना कर सकता है। और क्या राज्य सरकार के पास भी इसमें कोई पावर है? बिल्कुल, सरकार के पास रिवीजन की शक्तियां हैं। वो किसी भी मामले का रिकॉर्ड मंगा सकती है और अगर सर्टिफिकेट गलत आधार पर दिया गया है तो उसे तुरंत रद्द कर सकती है। जब कोई कानून इतना सख्त बैन लगाता है तो हमेशा कुछ अपवाद भी होते हैं।
और सिविल सेवा प्रीलिम्स में हमेशा इन्हीं अपवादों से ट्रिक सवाल बनते हैं। तो क्या सेक्शन 4 में ऐसे कोई अपवाद हैं? हाँ, सेक्शन 4 इन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों से जुड़ा है। इसके तहत 2 मुख्य अपवाद हैं। पहला, अगर पशु किसी ऐसी गंभीर संक्रामक बीमारी से पीड़ित है जिसे राज्य सरकार ने ऑफिशियली नोटिफाई किया हो। मतलब कोई कंटीजियस डिजीज। और दूसरा है यदि उस पशु का प्रयोग चिकित्सा विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए किया जा रहा हो। ये तो काफी लॉजिकल है, ताकि कोई महामारी ना फैले। लेकिन क्या लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते? दया मृत्यु के नाम पर वध कर दें? किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचना देना अनिवार्य है। और जानवर के शव को खुले में भी तो नहीं छोड़ सकते ना? बिल्कुल नहीं। शव को कानून द्वारा तय किए गए सख्त तरीके से ही दफनाना या नष्ट करना होता है, ताकि बीमारी न फैले। सही है। अब सेक्शन 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो इसके कमर्शियल पहलू को कंट्रोल करता है। ये बीफ या बीफ उत्पादों की बिक्री और ट्रांसपोर्ट पर सीधा बैन लगाता है। जी, इसमें सिर्फ कुछ निर्धारित औषधीय उद्देश्यों के लिए थोड़ी सी छूट है। लेकिन इसी सेक्शन में ना एक बहुत ही चौंकाने वाला अपवाद है। कानून कहता है कि किसी हवाई जहाज या रेलवे ट्रेन में सफर कर रहे बोनाफाइड पैसेंजर को बीफ परोसने पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। मतलब राज्य के इतने सख्त कानून में ये छूट क्यों? ये भारतीय संविधान के संघीय ढांचे का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। देखिए, यूपी सरकार की विधायी शक्तियां सिर्फ राज्य की सीमाओं तक ही प्रभावी हैं। स्टेट लिस्ट का मामला है। लेकिन रेलवेज और एयरवेज ये सब केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, यानी यूनियन लिस्ट में। अब अगर कोई हवाई जहाज 30,000 फीट की ऊंचाई पर यूपी के ऊपर से उड़ रहा है या राजधानी एक्सप्रेस बिना रुके गुजर रही है, तो उन यात्रियों के खाने को कंट्रोल करना प्रैक्टिकली असंभव है। और इससे एक बहुत बड़ा संवैधानिक विवाद भी खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए बोनाफाइड यात्रियों के लिए ये न्यायसंगत अपवाद रखा गया है। ये बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण संवैधानिक बिंदु है। श्रोताओं, अगर परीक्षा की दृष्टि से लेक्चर आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है, तो ऐसे ही डीप लीगल एनालिसिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमें इस एक्ट के उस हिस्से पर आना चाहिए जिसने 2020 में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, सेक्शन 5A, जो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा है। हाँ, क्योंकि जब बिक्री और वध पर रोक लग जाती है तो जाहिर सी बात है अपराध अंतर्राज्यीय तस्करी का रूप ले लेता है। ट्रांसपोर्टेशन हमेशा से इस कानून की सबसे कमजोर कड़ी था। सेक्शन 5A का मूल रूप कहता है कि यूपी से बाहर पशु को ले जाने के लिए अधिकृत अधिकारी से परमिट लेना होगा। पहले ये फीस प्रति पशु अधिकतम 5 रुपए थी, और 2020 के संशोधन के बाद इसे सीधे 500 रुपए प्रति पशु कर दिया गया। बाप रे, ये तो सिर्फ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं है, ये 10,000% की बढ़ोतरी है, जो साफ तौर पर एक इकोनॉमिक डिटरेंट के रूप में काम कर रही है। इसमें 6 महीने से कम अवधि वाले परमिट का भी तो कोई नियम है ना? हाँ, वो एक तरह का लीगल ट्रैप है। अगर ट्रांसपोर्टेशन 6 महीने से कम के लिए है, मान लीजिए कृषि कार्य के लिए, तो परमिट फ्री है। लेकिन क्या? लेकिन अगर वो व्यक्ति तय समय में उस पशु को वापस नहीं लाता है, तो कानून ये मान लेगा कि पशु का ट्रांसपोर्टेशन वध के लिए किया गया था और ये एक दंडनीय अपराध बन जाएगा। ये तो पुराने और नए नियमों का मिक्स हुआ। लेकिन 2020 के अध्यादेश ने जो नए प्रावधान जोड़े हैं, सेक्शन 5A6 से लेकर 11 तक, वो तो इसे एक बेहद सख्त क्रिमिनल कानून बना देते हैं, खासकर वाहन जब्ती वाला हिस्सा। बिल्कुल। इस संशोधन का मेन टारगेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को तोड़ना था। अगर पुलिस किसी गाड़ी को रोकती है और संदेह पर मांस का सैंपल लैब भेजती है और लैब पुष्टि कर दे कि वो बीफ है, तो क्या होगा? तो सिर्फ वो इंसान नहीं जिसके पास मांस मिला, बल्कि गाड़ी का ड्राइवर, ऑपरेटर और मालिक तीनों इस कानून के तहत बराबर जिम्मेदार माने जाएंगे। ये तो कठोर दायित्व यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत हो गया। गाड़ी का मालिक ये कहकर नहीं बच सकता कि उसे पता नहीं था। उसे कोर्ट में साबित करना होगा कि गाड़ी उसकी जानकारी के बिना इस्तेमाल हुई थी। अच्छा, जब्ती की पावर किसके पास है? जैसे ही शक होता है, पुलिस गाड़ी और पशुओं को जब्त कर लेगी। इसके बाद इसे छोड़ने का पूरा अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर के पास आ जाता है। यहाँ प्रीलिम्स के लिए एक बहुत अहम फैक्ट आता है। जब गाड़ी से 20-30 पशु जब्त होते हैं, तो उनके भरण पोषण का खर्च कौन उठाता है? ये 2020 के संशोधन का सबसे सख्त आर्थिक दंड है। जब्त किए गए पशुओं के मेंटेनेंस का पूरा खर्च आरोपी से वसूला जाएगा। मतलब अक्यूज्ड से? हाँ, और ये वसूली 1 साल तक या पशु के उसके मालिक को वापस मिलने तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगी। जूरिस्प्रूडेंस के नजरिए से ये बहुत गंभीर बात है। इंसान अभी सिर्फ आरोपी है, उस पर दोष साबित नहीं हुआ है, फिर भी उस पर इतना भारी आर्थिक बोझ डाल दिया गया। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो सेक्शन 5A की उपधारा 10 में है, जो सबूत का भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ को सीधे आरोपी पर डाल देती है। मतलब क्रिमिनल जस्टिस का तो उसूल ही है, दोष सिद्ध होने तक निर्दोष, अभियोजन को साबित करना होता है। लेकिन यहाँ ये सिद्धांत पूरी तरह पलट दिया गया है। ये रिवर्स ओनस क्लॉज का क्लासिक उदाहरण है। अब अगर अभियोजन ये दिखा दे कि आरोपी के पास मांस था और लैब कह दे कि वो बीफ है, तो अदालत ये मान लेगी कि आरोपी ने ही अपराध किया है। अच्छा, मतलब प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। हाँ, अब ये आरोपी की जिम्मेदारी है कि वो सबूत देकर अपनी बेगुनाही साबित करे। ये कठोरता बिल्कुल वैसी है जैसी हम NDPS एक्ट या आतंकवाद विरोधी कानूनों में देखते हैं। मेंस परीक्षा के लिए समझना बहुत जरूरी है कि जब राज्य किसी कानून को निवारक बनाना चाहता है, तो वो सबसे पहले सबूत के भार को पलट देता है। श्रोताओं, ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी विषयों और केस लॉ के विश्लेषण के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं। 2020 के संशोधन ने क्रूरता और मूल अपराधों के लिए सजा को कितना कठोर कर दिया है, ये देखना भी जरूरी है।
इसके लिए नई धारा 5B जोड़ी गई है। हाँ, ये सेक्शन शारीरिक चोट और जीवन को खतरे में डालने पर फोकस करता है ना? बिल्कुल, ये कानून को सिर्फ वध रोकने से आगे ले जाकर पशु कल्याण से जोड़ता है। गाय या उसके वंश को शारीरिक चोट पहुंचाना, अंग भंग करना या उन्हें गाड़ियों में ठूस कर ले जाना जिससे उनकी जान खतरे में पड़े, ये सब अपराध हैं। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जानबूझकर भोजन या पानी न देना भी इसी धारा के तहत दंडनीय है। सही कहा। ये प्रावधान उस बचाव को पूरी तरह खत्म कर देता है जिसकी बात हमने अनफिटनेस सर्टिफिकेट के दौरान की थी। कोई ये नहीं कह सकता कि जानवर तो प्राकृतिक मौत मरा है। और इसके लिए सजा कितनी है? इस क्रूरता के लिए कम से कम 1 साल और अधिकतम 7 साल तक की कैद है और जुर्माना 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक हो सकता है। बाप रे, काफी भारी जुर्माना है। अच्छा, क्या गौशालाओं के लिए भी कोई नए वित्तीय नियम हैं सेक्शन 7 में? हाँ, सेक्शन 7 राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वो गौशालाओं में अनुत्पादक गायों को रखने के लिए उचित फीस लगा सकते हैं। ये उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। अब आते हैं इस एक्ट के सबसे दंडात्मक हिस्से सेक्शन 8 पर, जो पेनल्टीज तय करता है। अगर कोई गोवध, बीफ की बिक्री या ट्रांसपोर्ट रूल्स तोड़ता है तो सजा क्या होगी? 2020 के संशोधन ने सजा बहुत कड़ी कर दी है। पहले अपराध पर 1 से 7 साल तक का कठोर कारावास यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट और साथ में जुर्माना। कठोर कारावास कोई नॉर्मल जेल नहीं है। मतलब वहाँ कैदी से सख्त शारीरिक श्रम कराया जाता है और अगर कोई रिपीट ऑफेंस करता है तो दूसरी बार अपराध करने पर सजा सीधे 10 साल तक के कठोर कारावास तक बढ़ सकती है और जुर्माना 5 लाख रुपए तक हो सकता है। और वो जो सेक्शन 4 वाला अपवाद था कि पुलिस को 24 घंटे में सूचना देनी है, अगर वो कोई ना दे तो उसके लिए 1 साल तक का साधारण कारावास या जुर्माना हो सकता है। इस कानून की असली कठोरता समझने के लिए इसका प्रोसीजरल नेचर देखना जरूरी है। सेक्शन 9 बताता है कि इसके तहत सारे अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। संज्ञेय मतलब कॉग्निजेबल, पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। और गैर जमानती मतलब पुलिस स्टेशन से बेल नहीं मिलेगी, आपको सीधे कोर्ट जाना होगा। और जब सबूत का भार भी आरोपी पर हो तो कोर्ट जमानत देने में बहुत हिचकिचाते हैं। मतलब जब हम इन सब को मिलाते हैं, बिना वारंट गिरफ्तारी, नो बेल, सबूत का भार आप पर और कठोर कारावास, तो साफ है कि यहाँ न्यायिक प्रक्रिया ही अपने आप में एक सजा बन जाती है। यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम निष्कर्ष है। 1955 में जब ये बना था तो मकसद पशु कल्याण और कृषि को बचाना था, लेकिन 2020 आते आते ये एक बेहद आक्रामक क्रिमिनल डिटरेंट बन चुका है। बिल्कुल। तो आज की इस डीप ड्राइव को खत्म करने से पहले मेंस की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार वैचारिक प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। स्टडी मटेरियल में जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट का भी जिक्र है, जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प एंगल है। क्या किसी इंसान के खाने का विकल्प उसकी निजता का हिस्सा है? बिल्कुल। और यहीं पर एक अभ्यर्थी को अपनी उत्तर लेखन क्षमता परखनी चाहिए। एक तरफ संविधान का आर्टिकल 48 है, जो राज्य को निर्देश देता है कि कृषि को वैज्ञानिक बनाएं और गोवध रोकें, और दूसरी तरफ नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, निजता और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। सही बात है। तो जब राज्य ऐसा कानून बनाता है जो सबूत का भार नागरिक पर डाल दे और उसके खानपान को सीमित करे, तो न्यायपालिका इन राज्य के नीति निदेशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बिठाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, चिंतन करें इस पर।